सब्जेक्ट, बच्चों को एक सब्जेक्ट ना पसंद आता है। सपोज नीट जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है मेडिकल के लिए, उसमें बायो इजी लगता है, अच्छा लगता है, उसमें मार्क्स भी आते हैं। वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई बायो की करता है, तो वो फिजिक्स छोड़ ही देता है लगभग। अभी मैं फिजिक्स से डिटैच हो चुका हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ उसका जेई में स्कोर आना चाहिए, उसका सीईटी में स्कोर आना चाहिए, उसका नीट में स्कोर आना चाहिए। पूरे इंडिया के जो बच्चे है ना, उन्होंने एक ही चीज करनी चाहिए कि एक्सप्रेस योरसेल्फ टू योर टीचर्स। Every time I meet my student, I always feel proud, and that reminds me कि मैं इस प्रोफेशन में क्यों आया। आज बताना नहीं पड़ता है कि व्हाट इज साकार। साकार पीसीएमबी ये एक ऐसा नाम बन चुका है जहां बच्चों के सपने साकार होते हैं। 4 हाईली क्वालिफाइड डायरेक्टर्स ने साथ आकर साकार की शुरुआत इसलिए की ताकि एमएचटी, सीईटी, जेई, नीट, आइजर जैसे स्टेट और नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चों को अच्छा गाइडेंस मिले। With over 15 years of experience in teaching and dynamic results, Sakar has produced thousands of doctors and engineers. And we are here today with the star directors of Sakar, चौहान सर, महाजन सर, थोराट सर एंड पेशकर सर। तो चलिए उनसे ही जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। सबसे पहले हेलो टू ऑल एंड आई वेलकम यू टू दिस पॉडकास्ट। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके जर्नी के बारे में, एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन, आप लोग सब कैसे मिले और आपने आपके एजुकेशन और ट्रेनिंग की जर्नी की शुरुआत कैसे की। मेरा नाम यशवंत चौहान है। मैंने मास्टर्स किया है केमिस्ट्री में, और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है सीनियर लेक्चरशिप के लिए, उसमें नेट एग्ज़ाम जिसे कहते हैं, उसमें मैं ऑल इंडिया रैंक 19 हूँ। और मेरा हमेशा से पैशन रहा है कि जब भी मैं सिखाता हूँ, जब भी पढ़ाता हूँ, जब बच्चों की तरफ मैं देखता हूँ, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है कि हाँ मुझे समझ में आया, तो वो मेरा सेटिस्फेक्शन पॉइंट होता है कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर प्रवीण महाजन, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है केमिस्ट्री में, और उसके बाद मैंने भी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट का जो एग्ज़ाम है, जो सीनियर प्रोफेसर के लिए होता है कॉलेजेस में, वो क्वालिफाई किया है मैंने। और उसके बाद मैंने पीएचडी भी किया है। आई एम डॉक्टरेट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके बाद मैं और सर कुछ मतलब पहले से पढ़ाते थे, बाद में मैंने पीएचडी होने के बाद भी उसी में कंटिन्यूएशन किया, क्योंकि एक्चुअली बेसिकली जैसे टीचिंग शुरू किया था तो उस वक्त मुझे भी पता चला कि मैं सिखा सकता हूँ अच्छे से, और उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ते गया, और उसके बाद मैंने उसी फील्ड में कंटिन्यू किया। एक्चुअली मैंने मतलब 1 साल मैंने प्राइवेट में जॉब भी किया है। मैं मुंबई में 1 साल मैंने जॉब भी किया है, बट एक होता है वो मन नहीं लगता, हमें पता रहता है कि यार ये नहीं करना है। इस वजह से बाद में मैंने वो छोड़ दिया, और बाद में मैंने इसी फील्ड में कंटिन्यूएशन किया है। मेरा नाम है विजय थोराट। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है फ्रॉम आईआईटी मंडी, और मैंने उसके पहले मेरी जेईई एडवांस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन 2 साल यही इसी शहर में रह के पूरी की थी। और जब से मैंने डिग्री हासिल की है, उसके बाद से मैं बिगिनिंग में एज अ हॉबी बच्चों को पढ़ाने लग गया, फिर बाद में आई चोज इट एज माई करियर, और पिछले तकरीबन 12 साल से मैं बच्चों को नीट जेईई के एग्ज़ाम में गाइड कर रहा हूँ और खुद फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। हेलो, मैं अभिजीत पेशकर, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और 2013 में पास आउट होने के बाद मैंने फिज़िक्स फोरम नाम का इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था। और तब से मतलब मेरा फिज़िक्स का जर्नी तो मेरे सेकेंड ईयर से स्टार्ट हुआ था एज अ पार्ट टाइम कोचिंग, कि एक पॉकेट मनी मिले अपने को। बट फिर वो पार्ट टाइम जॉब कब एक फुल टाइम प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया, वो मुझे भी समझ में नहीं आया। तो मैंने कोई जॉब तो मतलब ट्राई नहीं किया अपार्ट फ्रॉम टीचिंग। तो मुझे एक ही चीज़ आती है लाइफ में, और वो है पढ़ाना। एक्चुअली 15 ईयर्स से, लास्ट 15 ईयर्स से हम लोग पढ़ा रहे हैं। थोराट सर और पेशकर सर फिज़िक्स पढ़ाते थे, फिज़िक्स फोरम क्लास था। मैं और महाजन सर केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो बहुत अच्छे क्लासेस थे हमारे पहले, और मैक्सिमम सिलेक्शंस और रैंकर्स भी हम लोगों ने प्रोड्यूस किए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि हमें ऐसा लगा कि बच्चों के रिजल्ट्स जितना हम एफर्ट्स ले रहे हैं उससे कुछ कम दिख रहे हैं। यानी रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन हमें और ज़्यादा अच्छे एक्सपेक्टेड थे, या ऑल इंडिया रैंक्स एक्सपेक्टेड थे। तो हमें एक दिन वन फाइन डे ऐसा ही लगा कि हम चारों मिले और बच्चों के बारे में डिस्कस करने लगे। तो डिस्कस करते करते ऐसा सामने आया कि अगर बहुत अच्छे रैंक्स लाने हैं तो अंडर वन रूफ इंस्टीट्यूट अगर रहा तो बच्चों के बहुत रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। यानी बच्चों के एफर्ट्स को न्याय मिलेगा।
और वो जो कर रहे हैं तो उसमें कुछ बच्चे हैं जो बाउंड्री तक आए हैं लेकिन वो क्रैक नहीं कर पा रहे, तो उसको अगर वन रूफ रख के, वन रूफ सिस्टम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी ये सब एक जगह पे अगर रहेगा तो बच्चों के रिजल्ट और ज़्यादा अच्छे रहेंगे। एंड हमारा सबका सपना है ऑल इंडिया रैंक्स अच्छे आए बच्चों के, तो इसलिए हम लोग एक जगह पे आए और हमने साकार शुरू किया। तो सर ने बहुत ही टेक्निकली बोला। सबसे पहले तो मैं अभिजीत पेशकर, मैं और थोड़ा सर फिज़िक्स फोरम में फ़िज़िक्स पढ़ाते थे 10 साल। तो सर ने जो बोला टेक्निकली कि हम किस तरीके से हमने सोचा साकार के बारे में, बट उससे पहले का एक इंसिडेंस, मतलब एक ऐसा एक पॉइंट था जो हम हर बार डिस्कस करते थे कि मेरे क्लास में अगर 1000 स्टूडेंट्स हैं, वो 1000 में से 800 स्टूडेंट्स उठ के सर के क्लास में जाते थे, और ये हम 4-5 साल वही देखते थे कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है कि वही बच्चे, हमारे पूरे बच्चे कॉमन थे। मतलब ये भी सवाल आ सकता था कि मैंने और कोई केमिस्ट्री के साथ क्यों बॉन्डिंग नहीं किया, जो सर का सब्जेक्ट है बॉन्डिंग वाला। तो सर के साथ या सर ने हमारे साथ ही क्यों किया, क्योंकि हमने ये देखा कि फिजिक्स फोरम के ऑलमोस्ट 80% बच्चे चौहान केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते थे। तो हमने ये सोचा यार क्यों ना इन बच्चों को एक ही जगह पे बिठाया जाए, क्योंकि इंडिविजुअल में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि बच्चों को एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने में थोड़ा टाइम लगता है, जो कि बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट एक होता है ना कि यार वही बच्चे उधर जा रहे हैं तो क्यों ना उनको एक ही जगह पे बिठाए और मैं आपके क्लास में आके पढ़ाता हूँ, और है ना। तो उस तरीके से वो भी एक थॉट प्रोसेस में था कि अगर बच्चों को एक ही जगह पे सारे टीचर्स मिल गए अच्छे, तो मुझे लगता है सबका फ़ायदा होगा इसमें, बच्चों का टाइम बचेगा, हमारे भी जो मैनेजमेंट के इश्यूज थे, क्योंकि हर घंटे में 1000 बच्चे एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में चल के जाते थे, पार्किंग इश्यूज थे, मैनेजमेंट इश्यूज थे, है ना। तो उससे अच्छा क्यों ना 2 टीचर यहाँ से वहाँ जाए और वहाँ जाके पढ़ाए। तो ये भी उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस था, और फिर हम चारों आए, और क्योंकि हम दोनों बचपन के दोस्त थे और वो दोनों बहुत पहले से, मतलब कॉलेज टाइम से फ्रेंड्स हैं, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था साथ में आने का, क्योंकि होता है ना कि जब पार्टनर साथ में आते हैं तो कुछ तो एक जेलिंग पॉइंट होना चाहिए। तो हमारी फ्रेंडशिप भी एक मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें हमारे साथ में आने के लिए। तो ऐसे आयोनिक बॉन्ड था और कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया बाद में, शेयर आयोनिक बॉन्ड मतलब क्या? मुझे लगता है आयोनिक बॉन्ड मतलब यानी आयंस थे, कैटायंस और एनायंस, वो पास आके बॉन्ड बनाते हैं, और अब कोवेलेंट बॉन्ड कर दिया, शेयरिंग कर दिया पूरा। करेक्ट, शेयरिंग हो गया। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स थे, और हमारा जो साथ में एक्सपीरियंस था, इवन फिजिक्स फोरम और चौहान केमिस्ट्री जब अलग थे तभी भी हम साथ में थे, ऐसे ही बातें करते थे एक दूसरे से। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स फोरम में अगर फॉर एग्जांपल कुछ नया इंसिडेंस हुआ तो मैं तुरंत सर को शेयर करता था, अरे आज मेरे क्लास में ऐसे हुआ, तो वो बोलते थे हाँ मेरे क्लास में भी यही हुआ। तो 2-4 साल ये चलते रहा, तो हम सेम एक्सपीरियंसेस ले रहे थे, सेम स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे थे, रिजल्ट्स भी सेम आ रहे थे। मतलब साकार शुरू होने से 3-4 साल पहले के अगर हमारे कोई भी रिजल्ट देखे, कोई भी, मतलब हमारे इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे हमारे रिजल्ट्स है, तो कोई भी ये रिजल्ट देखेगा तो दिखेगा सेम रिजल्ट्स है। तो इवन दो वी वर सेपरेट, वी वर टुगेदर बाय स्टूडेंट्स एंड रिजल्ट्स। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच मेड अस ब्रिंग टुगेदर। तो मुझे लगता है ये एक, हाँ, आप लोगों की भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, पहले ऐसे से ही भी थे, ऐसा कह हाँ सकते हैं। पहले से ही साथ में थे। ठीक है। आपका जब आपने साकार कोचिंग क्लासेस का फाउंडेशन रेडी किया, तब उस वक्त आपका विजन क्या था? जब हमने साकार कोचिंग क्लासेस का फाउंडेशन किया, जैसा कि सर ने बताया कि हम वैसे ही पहले 10-15 साल से संभाजी नगर में पढ़ा रहे बच्चों को, तो जब हम एक साथ आए तो हमारा विज़न ये था कि यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं मराठवाड़ा रीजन में और ओवरऑल महाराष्ट्र में, तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो उनके साथ रेजोनेट करे, और उनको ऐसे टीचर्स मिले जो उनके प्रॉब्लम्स को समझे, और बच्चों को ऐसे पढ़ने का मौका मिले कि वो खुद में भी इम्प्रूवमेंट ला सके। तो हमारा विज़न यही है कि यहाँ पे जो भी बच्चे हमारे पास पढ़ने आते उनका बेस्ट से बेस्ट पढ़ाई हो, उनकी बहुत अच्छी रैंक आए और वो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले पाए। सो दैट इज़ आवर विज़न कि वी वांट टू बी द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट नॉट ओनली इन मराठवाड़ा रीजन बट ऑल्सो ऑल ओवर महाराष्ट्र एंड ऑल ओवर इंडिया। क्योंकि मतलब इसमें ये ऐड करूँगा मैं कि एक चीज़ हम चारों एक्सेप्ट करेंगे विदाउट एनी, मतलब विदाउट एनी डाउट कि टीम वर्क से ही वो पॉसिबल हो सकता है। मतलब
10 साल इंडिविजुअल चलाने के बाद मुझे जब सर ने जो वही बोला कि जो हमें लगा अरे लिमिटेशंस है, एक इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि नीट और जेई जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि नीट जेई सीटी ये सारे एग्जाम्स में जब तक 3 सब्जेक्ट का कोलैबोरेशन नहीं होता है तब तक उस लेवल के रिजल्ट्स नहीं आ सकते। तो मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और स्टेबिलिटी जो है रिजल्ट्स की वो अंडर वन रूफ से ही आ सकता है। तो हमारा विजन कंप्लीट करने के लिए ही हमको साथ में आना पड़ा। एक छोटी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा सर इसमें। एक बहुत बड़ा डिस्कशन हमारा इस चीज़ पे हुआ था कि हमने कई बार ऐसे देखा बच्चों में एक पैटर्न था कि इंडिविजुअल में बच्चों के किसी एक सब्जेक्ट, बच्चों को एक सब्जेक्ट ना पसंद आता है। सपोज नीट जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है मेडिकल के लिए, उसमें बायो इजी लगता है, अच्छा लगता है, उसमें मार्क्स भी आते हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई बायो की करता है, तो वो फिजिक्स छोड़ ही देता है लगभग। ऐसा पैटर्न हमने कई बार देखा। जेई में बच्चा कभी मैथ्स करेगा, कभी केमिस्ट्री करेगा, यानी हर बच्चे की एक सब्जेक्ट की पसंद होती है, तो उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परसेंटाइल लेकर आता है, लेकिन रिजल्ट है ना एक सब्जेक्ट की वजह से आता ही नहीं। रिजल्ट के लिए तीनों सब्जेक्ट इक्विवेलेंट लगते हैं, क्योंकि किसी एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट और कौन सा इजी आएगा नो वन नोज। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो ये सबसे बड़ा लैक्यूना हमें लग रहा था कि जहाँ बच्चा इंक्लाइन करता है किसी एक सब्जेक्ट की तरफ, वो उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहता है और दूसरे सब्जेक्ट को इग्नोर करता है, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट हैम्पर होता है। ये सबसे बड़ी वजह थी कि बच्चों के तीनों सब्जेक्ट अंडर कंट्रोल कैसे आए, वो हमारी इस फाउंडेशन की नींव है। और उसका प्रूफ भी है कि साकार शुरू होने के पहले साल ऑलमोस्ट 84 डॉक्टर्स थे एग्जैक्टली और उससे ज़्यादा इंजीनियर्स थे। अगले साल 105 डॉक्टर्स थे और मुझे लगता है 120 के अराउंड इंजीनियर्स थे। और इस साल भी पेपर इतना टफ होने के बाद भी मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 80+ या 100+ ही डॉक्टर्स रहेंगे, बट अभी राउंड लगने फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड अभी स्टार्ट होने बाकी है, और उतने ही इंजीनियर्स। तो ये हमने देखा चेंज साकार शुरू होने के बाद। मतलब जो चीज़ के लिए हम साथ में आए वो हमें दिख रहे रिजल्ट्स कि जो हाँ चैलेंजेस बच्चे पहले फेस कर रहे थे अभी उनका सलूशन उनको अंडर वन रूफ ही मिल रहा है। हाँ Yes. दैट इज रियली फैंटास्टिक। और हमारे में भी चेंज आया है कि पहले मुझे सिर्फ फिजिक्स लेना देना था, मुझे कोई लेना देना नहीं था कि बच्चा केमिस्ट्री में क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे मेरे बैनर पे सिर्फ फिजिक्स लगाना है ना। यस यस तो मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, तो मुझे सिर्फ दिखाना है कि मैं फिजिक्स में अच्छा करता हूँ, बाद में तो केमिस्ट्री में कुछ भी कर। तो मैं उसको, जब बच्चा आता था मैं उसको प्रेशराइज करता था, तो फिजिक्स पहले कर, तो फिजिक्स पहले कर। बट क्योंकि अभी मैं डायरेक्टर हूँ साकार PCMB में, तो मैं बच्चों को ये नहीं पूछता फिजिक्स में क्या चल रहा है, मैं पूछता तेरा वीक सब्जेक्ट क्या है। तो वो बोलता है बायोलॉजी, तो मैं उसको बोलता बायोलॉजी पहले कर। अगर वो बोलता है सर मेरा मैथ्स वीक है, तो मैं उसको बोलता है तू पहले मैथ्स कर। अभी मैं फिजिक्स से डिटैच हो चुका हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ उसका जेई में स्कोर आना चाहिए, उसका सीटी में स्कोर आना चाहिए, उसका नीट में स्कोर आना चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ा ट्रांजिशन हमने मतलब खुद में देखा है। क्या हुआ, हम सब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है, पॉजिटिवनेस कि मेरा सब्जेक्ट, बस मेरे मार्क्स और मेरा रिजल्ट और मेरी वाह वो अभी बंद हो गई है। अभी हम ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं ज़्यादा। फैमिली Correct. सोचने लग गए। बच्चे के बारे में हम ज़्यादा सोचने लगे, जो हम पहले सोच नहीं पाते थे। और मैं हमेशा कहता हूँ ना कि किसी बच्चे का रिजल्ट जब आता है ना, वो अकेले उस बच्चे का रिजल्ट नहीं होता, उसकी फैमिली का रिजल्ट होता है। और बच्चे का अगर 2 मार्क्स से 10 मार्क्स से रिजल्ट अगर जाए तो वो बिल्कुल किसी पेरेंट को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बच्चा बहुत क्लोज आया था लेकिन उसने किसी एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं और उसका रिजल्ट रह गया। तो 1 साल अगर वो रिपीट करता है तो 1 साल उसका बर्बाद हो गया। यानी वो रिजल्ट वो फ्रेशर में भी ला सकता था अगर उसके ऊपर ध्यान देते थे तो। जब आपने साकार की शुरुआत की तो शुरुआती दिनों में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आपको क्या आए और आपने उनको कैसे ओवरकम किया? मुझे ऐसे लगता है कि लास्ट 15 ईयर्स में हम जब काम कर रहे थे, तो लास्ट 3 to 4 ईयर्स जब साकार शुरू हुआ, तो हर साल जैसे ही रिजल्ट आने वाला रहता था, हमें काफ़ी फ़ोन आते थे कि साकार का टॉपर कितने का है, साकार के रिजल्ट्स क्या है। सो दैट वाज वी आर टेकिंग इट एज अ चैलेंज, बड़ा चैलेंज था वो। हाँ, चैलेंज फॉर अस कि पहले तो हमें वन रूफ की आदत नहीं थी, लेकिन हम वन रूफ में आ गए, इंडिविजुअल काम करने की आदत थी। तो कई लोगों को ऐसा लगा कि अब इनकी तो जमेगी नहीं, ये तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अंदर से हमारी बॉन्डिंग इतनी बढ़िया थी कि हमें उस चीज़ का तो कभी प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन रिजल्ट्स के लिए हम लोग ज़्यादा काम कर रहे थे। लेकिन इनिशियली आपको पता है कि जब बड़ा कोलैबोरेशन होता है
तो वहाँ पर पहले सिस्टम स्टेबलाइज करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस टाइम बहुत ज़्यादा रिजल्ट हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए, लेकिन सर ने जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि 105 MBBS डॉक्टर्स और 120+ इंजीनियर्स ये फर्स्ट ईयर में लाना, ये हमारे लिए चैलेंज भी था, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट करके उस पर बहुत ज़्यादा काम किया बहुत बड़ा अचीवमेंट और बड़ा अचीवमेंट भी हमारा हो गया। यस, एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़, अभी लास्ट 2 ईयर से भी कंसिस्टेंटली हमारे रिजल्ट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स की हो या छत्रपति संभाजी नगर की हो, इनकी हमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, ऐसा हमें लगता है, और हम लोग और भी ज़्यादा काम करते हैं। सो दैट इज़ अ चैलेंज फॉर अस, बट वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट। और आने वाले समय में वो सारे चैलेंजेस ओवरकम करके जो ड्रीम रिजल्ट होता है किसी पेरेंट का, स्टूडेंट का या किसी इंस्टीट्यूट का, वो आपको साकार से दिखेगा। मुझे तो सबसे बड़ा चैलेंज ये लगा, हम इंडिविजुअल से ऑलरेडी सक्सेसफुल होके यहाँ आए थे, मतलब एक साथ जुड़े थे, तो लोगों का हमारे ऊपर फिजिक्स और केमिस्ट्री पे बहुत भरोसा था। मतलब हमें उनको बताने की ज़रूरत नहीं थी कि हम क्या हैं। बट अब सवाल आता है कि चारों सब्जेक्ट एक जगह पे हैं, तो मतलब अदर जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, तो सबसे पहले लोगों का उतना विश्वास हमारे ऊपर नहीं था। उनका भरोसा नहीं था कि ठीक है यार, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छे हैं, बट इनका बायोलॉजी और मैथमेटिक्स ये कैसे करवाएंगे, पता नहीं था। बट जैसे ये जो हम कब से बोल रहे हैं कि पहले साल ही 84 MBBS है और उससे ज़्यादा इंजीनियर्स है, या अगले साल 105 MBBS जो बने, इसने प्रूव करके दिखाया कि नहीं, हम फिजिक्स केमिस्ट्री में जैसे बेस्ट है वैसे बायोलॉजी में भी बेस्ट है और मैथमेटिक्स में भी बेस्ट है। तो अभी इस साल या पिछले साल से वो सवाल नहीं आता कि सर आपके पास बायोलॉजी और मैथमेटिक्स कैसे है। अभी यही आता है कि सर बस मेरे बच्चे का रिजल्ट आना चाहिए। और कब से वही है, मतलब हमारा डिस्कशन कि हमें ना 1, 2, 10, 20 रिजल्ट से हमें, मतलब हम संतुष्ट नहीं रहते। हमें हमारे बच्चे 100, 150, 200 कैसे लगेंगे, इसमें हमारा संतोष है। इसलिए हमारा जो चैलेंज है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक परफेक्ट शेड्यूल देके उनसे अच्छी तैयारी करवाएं और हर बच्चे का जो सपना है वो साकार करें। और इसमें जनरल 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक बच्चा होता है जो बहुत टैलेंटेड होता है, एक एवरेज स्टूडेंट होता है, और एक जो है मतलब हम उसको वो बच्चा एक्चुअली पढ़ाई नहीं करता, इस वजह से वो कम होता है, नहीं तो हर बच्चे में प्रतिभा एक ही होती है। हमारा चैलेंज वो है कि हम जो बिलो एवरेज जो बच्चा है वो एवरेज तक कैसे जाए, एवरेज वाला बच्चा टॉप कैसे करे, ये हमारी हमेशा कोशिश होती है। और बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं। ऑब्वियसली इसके पीछे पेरेंट का भी सपोर्ट है। हम तो वही काम करते हैं, हम हमेशा उसी में बिजी हैं, बट थैंक्स टू आवर पेरेंट्स ऑल्सो कि वो भी उतना सपोर्ट करते हैं। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, जो अंडर वन रूफ का सबसे बड़ा चैलेंज होता है, सबसे बड़ा, वो ये होता है कि आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट के हर एक टीचर पे उतना ही विश्वास रख पा रहा है जो डायरेक्टर्स पे है। तो वो हमने सबसे बड़ा चैलेंज ओवरकम किया है, जो हमें इस साल दिखा। इस साल हार्डली बहुत कम लोग थे जो ये डाउट ले रहे थे, जो फर्स्ट ईयर ले रहे थे कि अरे चौहान सर आप केमिस्ट्री पढ़ाते थे, अभी आप केमिस्ट्री मतलब हर ब्रांच पे, हर बैच पे तो आप नहीं पढ़ा पाओगे। पर इस साल वो डाउट ही नहीं रहा। वो सबसे बड़ा चैलेंज ओवरकम किया है जो हमारे टीचर्स ने प्रूव करके दिखाया है। तो साकार की आज स्ट्रेंथ अगर आप पूछोगे तो हमारी स्ट्रेंथ है हमारे टीचर्स। जो मतलब मैं बोलता हूँ कि किसी भी अंडर वन रूफ क्लास का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अगर कोई क्लास परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसका ये रीज़न नहीं है कि उस क्लास के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस क्लास ने कम मार्केटिंग की है, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छे टीचर्स अगर इंस्टीट्यूट के पास है और वो टीचर्स उसी विजन से काम कर रहे हैं जो इंस्टीट्यूट के विजन और मिशन है, तो वो क्लास कभी भी मतलब पीछे आ ही नहीं सकता। तो आज अपने शहर में कोटा के, अपने स्टेट के टॉप से टॉप ब्रांड्स हैं, बट फिर भी साकार की ग्रोथ हर साल हो रही है, विच इटसेल्फ प्रूव्स दैट कि साकार ने अभी पुराने पैटर्न से नए पैटर्न में अपना जो होता है ना कंट्रोल हासिल किया है। हम हर ब्रांड को उनके लेवल पे जाके या नेशनल लेवल पे जाके भी अभी हम उतने ही रिजल्ट्स प्रोवाइड कर पा रहे हैं
जो रिजल्ट्स और जो स्ट्रेंथ हमारे पास है उसे वो प्रूव होता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमने ओवरकम किया, ऐसे मुझे लगता है। हर कोचिंग क्लास जो है ना पूरे इंडिया में, तो उनके पास जितने बच्चे हैं और उनमें से सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, ये जो Ratio. एवरेज जो निकलता परसेंटेज रेशियो होता है। परसेंटेज रेशियो जो होता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ साकार का सबसे ज़्यादा एक एवरेजली 5 to 6% एवरेज रेट हो, मतलब सक्सेसफुल रेट है, बट हमारा वो 8 to 9% रेट है। मतलब जितने बच्चे हमारे पास आते हैं उसमें से सक्सेसफुल स्टूडेंट का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। नीट और जेईई की प्रिपरेशन में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है, राइट? तो इसका स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से? मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो वो अपने देश की सबसे बड़ी एग्ज़ाम दे रहे हो। ऐसे कौन सी एग्ज़ाम है आप बताइए मैम, जिसमें 24 लाख 28 लाख बच्चे होते हैं और सीट्स होती है हज़ारों में। मुझे लगता है कि अपने देश की सबसे बड़ी एग्ज़ाम है और उसके बाद जेईई, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ द वर्ल्ड। तो जब इस लेवल की एग्ज़ाम बच्चा देता है तो वो ऑलरेडी उस एग्ज़ाम के प्रेशर में है, बराबर। प्लस हमें पता है कि उतनी सीट्स नहीं अवेलेबल है जितने बच्चे अपीयर कर पा रहे हैं, करेक्ट। और हमारे देश में एक जो पैटर्न बन चुका है कि बच्चा अभी 8th स्टैंडर्ड से पढ़ रहा है, करेक्ट। तो कंपटीशन बहुत है। ऐसे नहीं कि ये एग्ज़ाम ऐसी है कि अपना नॉर्मल 11th 12th कर रहे हैं और उसके बाद एग्ज़ाम दे दिया और पास हो गए और लग गए, ऐसे एग्ज़ाम नहीं है। तो बच्चों को 8th स्टैंडर्ड से पता है कि मुझे जो एग्ज़ाम देनी है वो एक बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो वो प्रेशर तो बच्चे के ऊपर रहता ही है और वो बहुत इंटेंस है। तो इसमें रोल आता है, हम जब पेरेंट्स मीटिंग लेते हैं पेरेंट्स को बोलते हैं, इसमें रोल आता है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। जब तक ये तीन पार्टीज अपना अपना काम नहीं करेंगे और जब तक वो कोलैबोरेशन में काम नहीं करेंगे, उस स्ट्रेस को हैंडल करना बच्चों के लिए कभी कभी मुश्किल होता है। तो साकार में हम स्पेसिफिकली इसके लिए एफर्ट्स लेते हैं विद द हेल्प। जैसे हमारा एक प्रोग्राम है, SIP प्रोग्राम है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को पर्सनली उनके प्रॉब्लम शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। प्लस हमारे इधर रेगुलर पेरेंट्स मीटिंग होती है जिसमें हम पेरेंट्स को बुला के, मतलब 30-30 के बैच में या 10-10 के ग्रुप में बुला के उनको 1 घंटा 2 घंटा ये बताते कि कौन सी चीज़ें हैं जिस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स भी उनके काम में बहुत बिजी है। पर उनको जब तक हम ये अवेयर नहीं करेंगे कि आपका बच्चा जो एग्ज़ाम दे रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है और उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन लगने वाला है, तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम साकार में होते रहता है, जिसके वजह से हमारे स्टूडेंट्स अगर डिमोटिवेट हो भी जाते हैं तो भी बहुत सारे बच्चे वापस ट्रैक पे आते हैं बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट वी डू इन साकार। काउंसलिंग हम जिसको बोलते हैं। और काफी बार पेरेंट्स भी जो है अननोइंगली बहुत ज्यादा ही बच्चों पे प्रेशर डाल देते हैं। हाँ, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे टू बी अ बेटर सपोर्ट सिस्टम फॉर देयर किड्स? पेरेंट्स को मेरे तरफ से मैं इतना ही बोलूँगा कि जैसे एक मैं हमारे जो रिपीटर स्टूडेंट्स होते हैं उनके पेरेंट्स को ये बोलता ही हूँ कि अगर कोई बच्चा रिपीट करना चाहता है तो मैं उनको बोलता हूँ, देखो आपका बच्चा खुद होके बोल रहा है कि मुझे और एक चांस दो, मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, सो लेट्स फर्स्ट अप्रिशिएट दैट। तो मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से सारे पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि आपका बच्चा देश की सबसे बड़ी एग्ज़ाम देने की हिम्मत कर रहा है, सबसे पहले तो उसको अप्रिशिएट करो। जब तक वो अप्रिसिएशन नहीं आएगा कि बेटा यार तू कर सकता है, चल कर तू, मैं तेरे साथ हूँ, तब तक वो बच्चा वो फोर्स फील नहीं कर पाएगा। तो पेरेंट्स को मेरी एडवाइस यही रहेगी, सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करो, ये अप्रिशिएट करो और अपने बच्चों को सपोर्ट करो बस। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी बच्चा आजकल सोशल मीडिया के इस दलदल में फंसते जा रहा है, वो शायद अपने राह से भटक जाए, डिस्ट्रैक्शंस हो जाए, ज्यादा क्रिएट हो गए हैं, विच इज पॉसिबल। आज मुझे बताया, आज कौन सा इंसान है जो नहीं है डिस्ट्रैक्टेड? सिर्फ बच्चे हैं क्या? नहीं, हम भी तो है ना। हम भी है। तो ठीक है ना, ह्यूमन तो है ना। तो उसके लिए सोल्यूशन है, हमारे पास आओ, बैठो, उससे बाहर निकाला जा सकता है। थोड़ा सर हमेशा बोलते हैं टेक प्रोफेशनल हेल्प व्हेनेवर नीडेड, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम नहीं दे सकते ना, कभी कभी हमें प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी, कभी टीचर से, कभी दोस्तों से, कभी रिलेटिव से और ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से भी।
तो मुझे लगता है ये कंपटीशन का युग है, इसमें हमें ये चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमारे हाथ में बस सपोर्ट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक तो वो उनको खुद करना इस वजह से आनी चाहिए, मतलब आना चाहिए उन्होंने, और दूसरी चीज़ ये है कि उनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती पढ़ाई की, इस वजह से भी थोड़ा प्रेशर बढ़ते रहता है। जैसे मान लो अगर मैं कोई नीट या जेई का बच्चा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं लेक्चर्स कर रहा हूँ, कोचिंग में जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, बस वही पार्ट मुझे घर पे जाके अच्छे से करना है, और उसमें जो कुछ डाउट्स आते हैं तो दूसरे दिन उस बच्चे ने उसको क्लियर करना चाहिए। ये बहुत सिंपल पैटर्न है, मतलब आज मैंने जो सीखा है वो पढ़ा, और उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रैक्टिस की, और मुझे जो दिक्कत है मैंने कल पूछ ली। बच्चे इसमें सबसे पहली तो बात है वो डाउट नहीं पूछते हैं, तो बच्चों ने पूछना चाहिए डाउट, क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा ना आपके टीचर से, तब तक आप खुद को एक्सप्रेस, मतलब जब तक आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तब तक आप उस मेंटल स्ट्रेस से बाहर नहीं निकाल सकते। बट हर बच्चे का एक मूड होता है ना, वो उसी मूड में रहता है। तो जो टीचर कह रहा है ना, बस उसने वो सुनना चाहिए। मतलब हम जैसे बोलते हैं हम सब के किसी एक टीचर को ना भगवान मान लो, किसी एक मेंटोर को अपना भगवान मान लो, उसी के पास जाओ, अगर आपको कुछ दिक्कत है उसको पूछो कि मैं इस प्रॉब्लम हूँ, उस प्रॉब्लम हूँ, मुझे पढ़ाई में ये दिक्कत आ रही। एटलीस्ट उस बच्चे ने उतना एक्सप्रेस भी किया ना, तो उससे वो बाहर निकलेगा मेंटल स्ट्रेस। हमें भी पता है कि मेंटल स्ट्रेस कब बढ़ता है, जब हम ना खुद के अंदर ही रहते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते। तो मैं 11-12 पूरे इंडिया के जो बच्चे है ना, उन्होंने एक ही चीज करनी चाहिए कि एक्सप्रेस योरसेल्फ टू योर टीचर्स, और टीचर को उतना एक्सपीरियंस होता है कि किस बच्चे को किस तरीके से उस चीज से बाहर निकाल सकते हैं, तो बच्चों ने बोलना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है ना, ये आपने वो स्ट्रेस की या प्रेशर की जो बात की, प्रेशर किसे नहीं होता। जो भी कंपटीशन फेस कर रहा है या कंपटीशन में खुद को कंसिडर कर रहा है, उस हर किसी इंसान को प्रेशर होता ही है। यानी कोई ओलंपिक में दौड़ रहा है, उसको भी जीतने का उसने काफ़ी तैयारी की है, लेकिन उसको भी प्रेशर है। सो इट्स नॉट अबाउट प्रेशर, इट्स अबाउट हाउ यू हैंडल दैट प्रेशर, है ना। तो आप उसको कैसा हैंडल करते हैं, और बच्चे को पता नहीं है ना कैसे हैंडल करना है, तो उसको लगती है ट्रेनिंग। जैसे हम जब छोटे थे तब हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, एक्सपीरियंसेस आते गए, हमने उस प्रेशर को झेला है, और प्रेशर को खुद को ऐसे अडॉप्ट किया है कि हम वो प्रेशर झेल सके और अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। तो हर किसी को प्रेशर होता है, लेकिन प्रेशर को आप हैंडल कैसे करते हो, उसके आगे ही सक्सेस है। तो अच्छी तरह से हैंडल करने का जो टेक्निक है वो आपको आपके मेंटोर से मिलता है, जैसे महाजन सर कह रहे थे। थोड़ा प्रेशर तो होना ही चाहिए, वही तो हमें कंपटीशन के लिए और थोड़ा उत्तेजित हेल्दी होना चाहिए। हाँ, यानी हीरा कब बनता है, सही बात बहुत है। ज्यादा प्रेशर होता है उसके ऊपर, तब वो निखर के बाहर है, तब वो हीरा बनता है, नहीं तो वो कांच है। यहाँ पे मैं एक मेंशन करना चाहता हूँ, पिछले 2-3 साल पहले थोड़े सुसाइड के केसेस बढ़े थे बच्चों के। अभी उसके पीछे जाना बहुत ज़रूरी है इस केस में, क्योंकि हम बच्चों को मशीन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो उसके पीछे के रीज़न में सबसे वही फैक्टर निकला है कि मेंटली स्ट्रेस बहुत है। अभी इसके रीजंस तो बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं कि कोचिंग का ही प्रेशर होता है या पेरेंट्स का ही प्रेशर होता है, ऐसे नहीं होता कि पेरेंट्स एक्चुअली खुद भी प्रेशर में हाँ, होते वो हैं, खुद प्रेशर में, तो इसलिए ही शायद देते हो। हाँ, तो वही है, बच्चे जब तक बोलेंगे नहीं ना क्या दिक्कत है, सामने वाला नहीं समझ सकता उसको। ओपन अप जब तक नहीं, ओपन अप होना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि जो भी बच्चे सुनेंगे ये आगे, तो ऐसे ख्याल जब आएंगे ना मन में, क्योंकि होता है स्टूडेंट के लाइफ में ऐसे बहुत बार हो जाता है, तो वैसे ना करें, आपके पसंदीदा टीचर के पास जाइए, और अगर आपके पेरेंट्स अगर फ्री है तो आप आपके पेरेंट्स से जाके बात कीजिए, क्योंकि हमें भी पता है कि सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, बट एटलीस्ट ये 11-12 या जो भी आपकी स्कूलिंग है वो आपको यही सिखाती कि आप जीवन में कितनी मेहनत कर सकते हैं। आपको हर चीज़ की तरफ देखने का आपका नज़रिया पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हमेशा तो हमें जैसे लगता है वैसे एनवायरनमेंट नहीं होगा, हमें उसके साथ अडाप्ट होना पड़ेगा ताकि हम और निखर सके। और लाइफ में तो बहुत चैलेंजेस आगे चल के, 11-12 तो कुछ नहीं, ये तो बहुत बेसिक, ये तो पढ़ाई है ना, इसमें कोई चैलेंज नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर जितना आपसे हो रहा है उतना कीजिए और मूव ऑन। हम लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे ना अच्छे से। अभी हमने भी रिपीट किया था, हम कहाँ डॉक्टर बने, तो ऐसे हमने आगे गए, जो भी हमने फील्ड चुना है उसमें हम करते जा रहे हैं, तो सक्सेसफुल होता है यार। अगर कोई स्टूडेंट फील करता है कि वो पीछे छूट रहा है,
तो सबसे पहला स्टेप उसके लिए क्या होना चाहिए? एक बच्चा जब मुझे ऐसा थोड़ा सा फील होता है, मैं काउंसलिंग में ज़्यादा डील करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बच्चा अगर ऐसा फील कर रहा है कि मैं पीछे पड़ रहा हूँ, है ना, तो सबसे पहले जैसे सर ने बोला ना, दैट इज़ करेक्ट वे कि बेसिक्स पे जाना चाहिए। तो मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा कि उसे बेसिक्स पे यानी पहले उसके डेली रूटीन पे जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द बच्चे पीछे क्यों पड़ते हैं कि उन्हें पहले ये लगता है कि बाकी बच्चे आगे चले गए, मैं पीछे पड़ रहा हूँ, क्योंकि उसके हैबिट्स अलग है। तो पहले उसने चेक करना चाहिए कि मेरा मेरा डेली रूटीन क्या है। डेली रूटीन में आती है कि मैं कब सोता हूँ, मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ क्या, डिस्ट्रैक्शंस कितने हैं मेरे लाइफ में, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं। सर ने बोला कि कम्पिटिटिव एग्जाम है तो आपको वो प्रेशर फील होगा ही, लेकिन फिर आप उसको कैसे डील करते हो, इसका मतलब आप प्लान कैसे कर रहे हो। यानी हर किसी के पास ड्रीम है, ड्रीम के बाद डिसाइड करना पड़ता है गोल, गोल के बाद आता है उसका एक्शन, कि वो गोल के लिए आप क्या एक्शन ले रहे हो। कोई एक्शन ही नहीं है तो गोल हासिल नहीं होगा, गोल हासिल नहीं हुआ तो ड्रीम फुलफिल नहीं होगा। तो सबसे पहले एक्शंस पे काम होना चाहिए। तो मैं जितना प्लान कर रहा हूँ उतना मैं हर रोज़ कर रहा हूँ क्या, नहीं कर रहा हूँ तो मुझे हेल्प लेना पड़ेगा, मुझे बैठना पड़ेगा। अगर मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरा टाइम टेबल ऐसा है कि मुझे इवनिंग में 7 बजे स्टडी के लिए बैठना है, तो 7 बजने के बाद मैं स्टडी टेबल पे चाहिए। अगर मैं 7 बजे स्टडी टेबल पे नहीं हूँ तो ऐसे कितने प्लान बनेंगे, वो डस्टबिन में जाएंगे। वो पंक्चुअलिटी होना चाहिए। वो सेल्फ डिसिप्लिन का पार्ट है, तो वो आपको खुद होके करना पड़ेगा। आपके मम्मी पापा आपको ना 1 दिन 2 दिन 3 दिन बिठा सकते हैं वहाँ पे ले जाके, लेकिन हर दिन बैठने का जो चॉइस है ना, वो सेल्फ डिसिप्लिन ही ला सकता है। तो बच्चे का अगर कुछ पीछे पड़ जाता है तो टीम साकार उसको हेल्प करता है, उसकी काउंसलिंग करता है। काउंसलिंग में उसको कई सारे फैक्टर्स दिए जाते हैं, जैसे सर ने SIP प्रोग्राम के बारे में बोला कि स्कोर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इज़ बेसिकली प्लान है कि आप क्या कर रहे हो दिन भर में और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो कि नहीं। तो वो अगर कर लिया तो कोई भी बच्चा फील नहीं करेगा। पीछे पड़ भी जाता है तो उसके पास टाइम होता है रिकवरी के लिए, वो कर पाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े एवरेज होते हैं या स्ट्रगलिंग होते हैं, राइट? तो साकार में आप कैसे इंश्योर करते हो कि वो भी बच्चे अच्छा परफॉर्म करें? स्टूडेंट का ट्रैक रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं वीकली एग्जाम्स। हर हफ्ते एग्ज़ाम होता है उनका, तो उस एग्ज़ाम में उनका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का और बायो का स्कोर उनको पता चलता है। फिर उस स्कोर से हमें पता चलता है कि कौन सा बच्चा कौन से सब्जेक्ट में लैग कर रहा है। तो मान लो वो फिजिक्स में अगर लैग कर रहा है तो उसको फिजिक्स का मेंटर बताएगा कि किस तरीके से इसको ओवरकम करना है। केमिस्ट्री का है, मैथ का है, बायो का, तो उस पर्टिकुलर उस मेंटर के पास ही उसको हम भेजते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास थोड़े बच्चे ज़्यादा आते हैं डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर, तो हम उनको कन्विंस करते हैं कि आप उस टीचर के पास जाओ, उनके साथ बात करो। तो अगर हम पर्टिकुलरली हर सब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे हर हफ्ते, तो वो जो बच्चा है ना, जो बिलो एवरेज वाला, वो उस लेवल पे चला जाएगा, एवरेज लेवल पे। और एक बार बिलो एवरेज वाला बच्चा जब एवरेज लेवल पे चला जाता है तो उसको खुद ही पता चल जाता है कि मैं किस तरीके से अभी अप्रोच करूँ ताकि मुझे ये सब्जेक्ट आ जाए। तो ज़्यादा काम नहीं पड़ता, बच्चा एक लेवल अगर ऊपर चला गया तो वो खुद अपने आप ही कर लेता है। क्योंकि हम तो ठीक है, हम उसको 10-15 मिनट बताएंगे, काउंसलिंग करेंगे, बट मेहनत करने वाला तो वही है और बच्चे करते हैं। आप बेसिकली वो पुश देते बस, हो उसको, हाँ, एक टीचर- स्टेप आगे जाने के लिए। यस, हमारा साकार का काम है बस बच्चों को पुश करना, और वही उसी वजह से तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस जो है वो बढ़ते हैं। देखो, बच्चा पहला आना ज़रूरी नहीं है इंडिया में। वो बस जैसे सर ने बोला कि IIT में 15,000 बच्चे सिलेक्ट होने वाले, तो हर कोई तो पहला नहीं आ सकता। बस हमारा वो 15,000 में हमारा नंबर लगना चाहिए बस। तो बच्चा सिलेक्ट होना ज़रूरी है, वो बहुत टॉप मोस्ट में आए ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है। तो बच्चे दिक्कत आती है तो आते हैं, जो नहीं आते उनको हम जो लेक्चर्स के दौरान जो होता है उस वक्त हम उनको काउंसलिंग करते हैं। मतलब एक जनरल काउंसलिंग होता है कि आप इस तरीके से पढ़ाई करो, इतने घंटे पढ़ाई करो। तो जो बच्चे शाय है, जो हमारे पास नहीं आते, तो उनका भी काम वहाँ पे हो जाता है। ओके, हाँ, तो ऐसे आप इंश्योर करते हो कि हर एक बच्चा जो ओपन अप हो भी पा रहा है, नहीं भी हो नहीं भी रहा हो है, रहा है, हाँ, वो भी वो कर लेता है। अच्छी बहुत तरह से बहुत सारे बच्चे हमारे एक्सपीरियंस में बहुत साइलेंटली वर्क करते हैं। बोर्ड प्रेपरेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन के बीच बैलेंस कैसे आप मेंटेन करते हैं, और वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग और रिवीजन के लिए आपका अप्रोच क्या होता है? मोस्ट प्रोबली
जब नीट और जेडबलई का प्रिपरेशन होता है तो एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो होता है उसके लिए। और अगर स्टेट बोर्ड की या बोर्ड की बात की जाए तो कुछ बच्चे स्टेट बोर्ड के लिए अप्रोच करते हैं, यानी स्टेट बोर्ड में एडमिशन लेते हैं, कुछ सीबीएसई में यानी एडमिशन लेते हैं तो उनको एनसीईआरटी का ही सिलेबस होता है। तो ऑलमोस्ट ये सारे कम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस और स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी का सिलेबस कॉमन है, यानी 90% से भी ज़्यादा बोले तो भी ये कॉमन है ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का प्रिपरेशन यहाँ पर जब हम कराते हैं तो हम स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी के पॉइंट्स जेल करते हैं और वो पॉइंट्स पढ़ाते हैं, ताकि हमारा बच्चों का बोर्ड का अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। और जैसे सिलेबस ख़त्म हो जाता है तो आखिरी में हम बोर्ड के टेस्ट भी ले लेते हैं, तो उसकी वजह से इंश्योर हो जाते हैं कि उनके बोर्ड्स के भी मार्क्स अच्छे तो आएंगे। दोनों में उनको हेल्प हो जाती है। एग्जैक्टली। आप ऐसे किसी स्टूडेंट की स्टोरी शेयर कर सकते हो क्या जिसके जो साकार की वजह से ऑड्स के अगेंस्ट जाकर काफी सक्सेसफुल हो गए? तो वैसे तो इतने साल से हम पढ़ा रहे तो हर साल हमें ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स मिल ही जाते हैं जिन्होंने बहुत ही क्रिटिकल या ऑड्स के अगेंस्ट जाके अपने आप को प्रूव किया है। पर उसमें से मुझे जो याद आता है, वैसे एक स्टूडेंट है जिसको फिज़िक्स में मुझे लगता है कि 10 के आसपास मार्क्स मिले थे 180 में से। ठीक है, तो क्योंकि पहले पैटर्न ऐसा था कि बायोलॉजी केमिस्ट्री कर लो, आपको 500 प्लस मार्क्स मिल जाते, फिजिक्स में 40-50 भी आ गए तो डॉक्टर बन सकते थे। 2018-19-20 में ऐसे चलता था। उसने वैसे ही किया, और पहले कुछ टीचर्स भी वैसे बोलते थे कि ये 2 सब्जेक्ट से भी हो सकता है, तो बच्चों की कोई गलती नहीं, तो उसने भी वैसे किया। बायो में उसके एक ही क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, केमिस्ट्री में भी उसको 150 के ऊपर थे 180 में से, बट उस साल अनफॉर्चुनेटली कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर गया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगले साल वो मेरे पास आया, वो बोला कि सर मुझे ना, मेरा बायोलॉजी केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, मुझे फिजिक्स में सिर्फ 50 मार्क्स चाहिए, सिर्फ 50, जिससे मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। अब गांव का बच्चा है, उसको मतलब उसने कभी 2 साल फिजिक्स में हाथ भी नहीं लगाया, और उसका एम भी बहुत कम था कि मुझे 180 में से सिर्फ 50 चाहिए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि यार इतना अच्छा, इतना होशियार बच्चा सिर्फ फिजिक्स के लिए स्टकअप है। तो फिर हमारी बातें होती रही वैसे, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब उस बच्चे ने एट द एंड, उसका टारगेट बहुत कम था 50 का, बट उसने 120 मार्क्स लिए फिजिक्स में। तो ये एग्जाम्पल से मैं जो वीडियो ये देख रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि कभी कभी ना जब हमें पता होता है कि मेरे 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं और तीसरे सब्जेक्ट में मैं इतना भी कर लूँ तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है। मेजॉरिटी बच्चे इस सिचुएशन में, आप किसी को भी पूछ लीजिए, मैक्सिमम बच्चे यही बोलेंगे कि सर मेरे ये 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, बस अगर मेरा यहाँ कुछ हो जाता है, किसी का केमिस्ट्री, किसी का मैथमेटिक्स, किसी का फिजिक्स, तो बस ये एक सब्जेक्ट अगर मैं क्रैक कर लेता हूँ तो मेरा लाइफ चेंज हो सकता है, मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। तो वो एग्जाम्पल मैं बहुत बच्चों को देता हूँ कि देखो बच्चों, 5-10 मार्क्स से वो बच्चा 120 तक जा सकता है, और ऐसा बच्चा जिसने फिजिक्स और मैथमेटिक्स को कभी देखा भी नहीं और वो सिर्फ 6 महीने में ये कर सकता है। तो दैट वन एग्जाम्पल मुझे लगता है बहुत इंस्पायरिंग है, और उस बच्चे का वीडियो भी है यूट्यूब पे कि कैसे उस बच्चे ने वैसा स्कोर किया। और मुझे लगता है कि सिर्फ हम 4 ही नहीं, तो जितने भी टीचर्स हैं, हर टीचर के लाइफ में हर साल ऐसे कुछ नग, जो ऐसे डायमंड्स होते हैं जिनको अभी इस पॉइंट पे याद करना तो मुश्किल नहीं, बट वो होते हैं और वो हमें ग्रेट टीचर्स बनाते हैं। हम खुद से नहीं होते, वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें एक अच्छा टीचर बनाते हैं। सो थैंक्स टू देम। मैं इन तीनों को ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ओम महाशब्दे का एग्जाम्पल दे, जिससे जो लोग देख रहे हैं उनको और इंस्पिरेशन मिले। चौहान सर। ओम महाशब्द एक ऐसा बच्चा है कि जिसको ना क्लासेस लगाने के लिए पैसे होना या नहीं होना छोड़ ही दो, उसको प्रिपरेशन करने के लिए बुक्स खरीदने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे, और इतने ऑड्स में उसका बस ड्रीम ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है। जैसे उसका 10th हुआ, उसके पापा ने उसे बोल दिया कि तू अभी ITI कर ले, ताकि तू जल्दी कमाने लगेगा, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन वैसा है ही नहीं, तो तू जल्दी कमाने लगेगा, 1-2 साल में तेरा कोई इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है, मैकेनिकल का कोई कोर्स है, तो तू कहीं पे कर ले। लेकिन फिर उसके जो आफ्टर 10th हॉलीडेज थे, उसमें फिर उसने खेत में वगैरह इधर दूसरों के खेत में जाके काम किया। उसके माता पिता भी दूसरे खेत में जाते हैं, दूसरों के खेत में। लेकिन जब 11th में बाकी बच्चे एडमिशन लेने लगे
मैं थैंक्स कहूँगा उसके टीचर्स को 10th के। उन्होंने उसके घर पे उसके पापा को मम्मी को कन्विंस किया, कह रहे आपका बच्चा बहुत होशियार है, हुनर है, वो बहुत अच्छा करेगा आगे आके, उसको इसका एजुकेशन स्टॉप मत करो। तो उसका ड्रीम है डॉक्टर बनना, तो उसको बनने दो। लेकिन तब कोरोना का पीरियड चल रहा था, तो बच्चों के लिए क्लासेस तो वैसे तो अवेलेबल नहीं थे ऑफलाइन। तो उसने उसके फ्रेंड्स ऑनलाइन यूट्यूब पे हमारे लेक्चर्स देखे। तो तब तो थोड़ा सा ऑनलाइन सर फिजिक्स के लेक्चर्स फ्री लेते थे, हम केमिस्ट्री के लेते थे। तो उसने वो लेक्चर्स देखने के बाद उसको इतना इंटरेस्ट उसमें क्रिएट हो गया कि मैं कर सकता हूँ। यानी वो कॉन्फिडेंस पहले उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि अरे ये तो इतना अगर सिंपल है तो मैं तो कर ही लूँगा। लेकिन क्लासेस के लिए पैसे नहीं थे, तो ना चुपके से उसके फ्रेंड्स उसने बनाए थे ऑनलाइन में, उनसे हमारे लेक्चर्स के लिंक्स लेता था वो। यानी उसका एडमिशन तो नहीं था, तो जिन बच्चों का एडमिशन था उन बच्चों के साथ उसने फ्रेंडशिप कर लिया था, ऐसे ही फ़ोन करके वगैरह कि आप मुझे लिंक दोगे क्या, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो ऐसे लिंक्स ले लेकर उसने हमारे सारे लेक्चर्स किए। तो फर्स्ट ईयर में ऐसे चलता रहा, उसका रिजल्ट नहीं आया तो उसने 1 साल रिपीट किया। लेकिन रिपीट में जब उसने प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया, ऑप्शंस कई सारे थे, लेकिन उसके पास हमारे लेक्चर्स के लिंक्स थे। तो वही लिंक्स देख देख कर, और आखिरी में जो हमारा एक उड़ान टेस्ट सीरीज होता है नीट के बच्चों के लिए, वैसे ही जेई के लिए भी टेस्ट सीरीज होता है। तो वो टेस्ट सीरीज का खासियत ये है कि वो टेस्ट सीरीज के मार्क्स और फाइनल एग्जाम के मार्क्स बच्चों के सेम ही होते हैं लगभग। इतना पावरफुल टेस्ट सीरीज है क्योंकि वो बहुत साइंटिफिकली डिज़ाइन किया जाता है। सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज बैठ के नए क्वेश्चंस बच्चों के लिए बनाते हैं, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं बनाते। तो वो टेस्ट सीरीज के लिए आखिरी में आया, और यू वोंट बिलीव उसको 558 मार्क्स थे, और वो अभी गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस कर रहा है। नहीं सर, सेकेंड रिपीट फिर से किया उसने। अच्छा, 2 रिपीट किए। 2 रिपीट्स। हाँ, उसने 2 रिपीट किए। तो ये एग्जाम्पल ये भी बताता है कि एक ऐसा बच्चा जिसको ना फाइनेंशियल सपोर्ट था, कुछ सपोर्ट नहीं, उसने ये नहीं बोला कि चलो एक रिपीट हो गया, नहीं हुआ तो क्या करूँ, उसने और एक बार किया। ये एग्जाम्पल वन ऑफ द ऐसा एग्जाम्पल है कि सबने देखना चाहिए। वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, ओम महाशब्दे नाम से, ठीक है। एकलव्य तो ऑफ साकार। हाँ, एकलव्य ऑफ साकार कि उसने, और वो जब डॉक्टर बना, मतलब उसका जब एडमिशन उसको पता चल गया मेरा 658 आया, तो वो बताने को आया कि सर आपको नहीं पता कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, बट आप मेरे टीचर से बताने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो वो बच्चा खुद सर को मिलने को आया था, और ये बताने के लिए कि सर मैं आपसे 2 साल पढ़ रहा हूँ, आपको पता नहीं होगा, बट मैं आपके वीडियो चुप चुप के देख रहा था। ऐसे बहुत बच्चे होते जिनको हम पढ़ाते हैं, बट रिजल्ट के बाद वो आते नहीं मिलने को। और ये ऐसा बच्चा 4 साल से हमारे वीडियोस देख रहा है, और वो बताने को आया कि सर 4 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। तो ये मुझे लगता है कि ये वीडियो और ये एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा देख लेता है, तो उसको पता चलेगा कि यार वी आर वेरी लकी, जिसको माँ बाप कोचिंग लगा सकते हैं। ऐसे बच्चे लकी, ऐसा मैं मानता हूँ। जो माँ बाप आज के टाइम पे कोचिंग लगा सकते हैं बच्चों को, वो बच्चे लकी है। क्योंकि आज के टाइम में एजुकेशन की फीस इतनी बढ़ चुकी है, क्योंकि वो टीचर्स लाने के लिए, उस लेवल का पढ़ाने के लिए जो फीस बच्चों को और पेरेंट्स को देनी पड़ती है, वो एक बिलो एवरेज फैमिली के लिए बहुत मुश्किल है। तो जो बच्चों को फैसिलिटीज़ मिल रही है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ की कदर करो और मेहनत करो। मुझे एक एग्जांपल बताना है। ज़्यादातर बच्चे डाउट नहीं पूछते, और वही रीज़न है उनका पीछे रहने का, स्कोर नहीं बढ़ता उनका। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ एक एग्जांपल कि हमारे पास एक ऋषिकेश नाम का लड़का था, और वो ना हकलाता था। मतलब उसको एक शब्द भी बोलना है तो उसको टाइम लगता था उतना, बट वो हमेशा डाउट पूछता था। यानी इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी उसकी ये टेंडेंसी रही थी कि सर बोल रहे हैं ना डाउट पूछना है, तो मैं पूछूंगा। लेकिन पूछते समय जब जब उसको स्ट्रेस आता था ना, तो बात नहीं कर पाता था वो, यानी शब्द अटक जाते थे उसके। लेकिन फिर भी वो वहीं पे रहता था, 4-5 बार रिपीट करता था, लेकिन वो वर्ड बोलता था ये क्या है सर। बाद में बॉन्डिंग तो इतनी हो गई कि हम समझ जाते थे, अच्छा ये, हाँ, उसको ऑप्शंस देते थे कि हम समझते हैं, हाँ ठीक है, केमिकल क्या बोलना है आगे। अच्छा, तो बट वो आजू बाजू में जो बच्चे खड़े रहते थे ना, वो जब डाउट पूछता था, वो हमारी थोड़ी संस्कृति अच्छी है कि वो भी शांत बैठते थे और ठीक है तुम्हारा सपोर्ट करते थे, कंफर्ट। हाँ, तो साकार में जो भी बच्चा आता है ना, उसको वो सिखाया जाता है कि भाई अच्छे से रहो, डिसिप्लिन में रहो। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो कोचिंग पहचाना जाता है, वो डिसिप्लिन के लिए पहचाना जाता है। तो बच्चा ना 2 साल उसने मतलब रुका नहीं, वो डाउट पूछता ही रहा, और पिछले साल वो एमबीबीएस में लग गया।
तो बाद में आया था वो मिलने, हम्म। तो जैसे मैं बाहर उसको मिला तो बोला थैंक यू सर, आपने मुझे समझ लिया, आपने मुझे ना नहीं कहा, आपने मुझे समझ लिया कि मैं जो बोलता था वो आपने समझ लिया, इस वजह से आज मैं हो गया हूँ, मतलब डॉक्टर बन गया हूँ। तो अच्छा लगता है। अब तक एज डायरेक्टर्स आपका प्राउडेस्ट मोमेंट कौन सा है? जिस दिन हमें पता चला कि हमारे 102 प्लस स्टूडेंट्स एक ही एग्ज़ाम में, नीट एग्ज़ाम में 102 प्लस स्टूडेंट्स 600 के ऊपर मार्क्स लेकर आ गए आउट ऑफ 700। तो दैट वाज प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर अस। और काफ़ी बड़ा रैली भी निकाला था हमने उन बच्चों के साथ, काफ़ी मस्ती भी की बच्चों ने उस रैली में। तो बहुत प्राउडेस्ट मोमेंट हमारे लिए नहीं, हमारे छत्रपति संभाजीनगर सिटी के लिए भी था, क्योंकि इतने सारे नंबर में बच्चे इतना बड़ा रिजल्ट ला रहे हैं। दैट वाज वेरी बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर अस। और उसी साल हमारे 120 प्लस इंजीनियर्स भी बन गए, और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, अच्छे कॉलेजेस में। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारा एक मोटिवेशन है, क्योंकि आपको भी पता है कि जैसे हमारे स्टूडेंट्स के लिए वीकली टेस्ट के मार्क्स उनका मोटिवेशन होता है आगे अगले वीक में काम करने के लिए, वैसे एक साल आगे काम करने के लिए हमारा रिजल्ट ये मोटिवेशन होता है। मुझे प्राउड तब फील होता है जब मैं लोगों से मिलता हूँ और जब लोग बोलते हैं कि अपने शहर में अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है लोकल इंस्टीट्यूट्स में, तो वो साकार है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा महसूस करवाती है, क्योंकि हम कभी खुद से कभी ये मानते ही नहीं कि हम उस लेवल पे पहुंच गए। पर जब लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सर अभी नहीं, आप उस लेवल पे हो कि आप जिम्मेदारी आप ले सकते हो। लोग ये भी बोलते हैं, जब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सर अपने शहर में कुछ बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने अपने एजुकेशन सिस्टम को उस लेवल पे लेके गए हैं। अब वो हो गए, उन्होंने काम किया। अभी वो मान लो कुछ एक बहुत अच्छा क्लास था जिन्होंने अभी क्लास बंद कर दिया, ठीक है। तो लोग जब बोलते हैं ना कि सर आपने उनको रिप्लेस किया है, कि आप वही क्वालिटी जो मिलती थी अभी आप वो दे रहे हो, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा और एक मतलब प्राउडनेस के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग भी देता है कि आप चारों में या आपके इंस्टीट्यूट में वो काबिलियत है जो अपने मराठवाड़ा के बच्चों के सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन देने के लिए सक्षम है। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी बात है। दैट इज द बिगेस्ट वैलिडेशन, हाँ, जो अप्रिसिएशन आपको मिलता है, जो हाँ, करेक्ट। वो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज कोचिंग और एजुकेशन सिस्टम को के पास देखने का तरीका या जो नज़रिया है लोगों का, वो उससे अच्छा और बहुत ही एक ट्रस्टेड नाम साकार में है। कोचिंग्स बहुत सारी है, उसके Correct. अंदर स्टैंड आउट करना बहुत बड़ी बात हाँ, आपने एक सवाल भी पूछा था कि चैलेंजेस क्या है, है। तो वो भी एक हमारा चैलेंज था कि चौहान केमिस्ट्री क्लासेस और फिजिक्स फोरम ये जो नाम थे लोग जानते थे। तो जब हम वो नाम इरेज करके उधर जब साकार लिखेंगे तो लोगों को पता होगा क्या। और 2 ही साल में अब लोग साकार को एक ऐसा नाम लेते कि हाँ ठीक है, तो बहुत साल से पता है हमको। तो भी एक हमारा प्राउड मोमेंट है कि आज बताना नहीं पड़ता है कि व्हाट इज साकार। वो आपकी कलेक्टिव लेगेसी है जिसकी वजह से लोगों का आई थिंक इट इज ट्रस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड एफर्ट्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स। तो हम लकी है कि हमें एक अच्छी टीम मिली, हमारे मैनेजर्स, हमारे टीचर्स हमारा बैकबोन है, हमारे पिलर्स है, और हमारे पेरेंट्स जो हमारे एडवोकेट्स हैं। पेरेंट्स का इतना ट्रस्ट है, कभी कभी पेरेंट्स ही हमको बोलते हैं ना कि नहीं सर, अगर आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। तो वो हम नहीं मानते, बट वो जब आके बोलते तो थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आ जाती है, जिसके वजह से हम ट्रैक पे रहते हैं। नहीं तो जिस पॉइंट पे हम हैं वहाँ से ट्रैक लूज करना बहुत ईजी है, बट हमारे पेरेंट्स हमको होने नहीं देते, हमारे स्टूडेंट्स हमको वैसा बनने नहीं देते। वो हमसे हमारा टाइम छीन के लेते कि सर आप हमें चाहिए। आप सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। करेक्ट। तो वो हमारा ड्राइविंग फोर्स है, हम नहीं है। हमारा मैनेजमेंट, हमारे स्टूडेंट्स और हमारे पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स मतलब बच्चों के पेरेंट्स। वो 3 जो कंपोनेंट्स है, हम चारों को साथ में जोड़े भी रखते हैं और काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं।
सर ये ऐसा मुझे हर साल फील होता है जब भी एडमिशन्स के लिए, जब साकार नया बना था तब हमारे जो ओल्ड प्रीवियस स्टूडेंट्स थे जो सिलेक्टेड थे, उनके पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स को लेके आते थे एडमिशन करवाने के लिए। यानी अभी भी साकार में 80 to 90% माउथ पब्लिसिटी से ही है। माउथ पब्लिसिटी से होते, वर्ड ऑफ माउथ से। तो मुझे ये लगता है कि जब मैंने कुछ पेरेंट्स से ये सवाल पूछा भी है कि सर साकार जब नया था तो आपने कैसे क्या भरोसा किया, इसी साल के जो रिजल्ट आए बच्चे के, है ना, तो उन पेरेंट्स से मैंने पूछा था कि आपने फर्स्ट ईयर में भरोसा किया था तो कैसा किया था, आपको क्या लगा, आपको भी डर लगा होगा, क्योंकि बच्चों के लिए 11th-12th इज लाइक ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, तो वहाँ पे लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। तो मैंने उनसे सवाल जब पूछा तो वो बोलने लगे कि सर आप नाम लेबल कोई भी लगा दो, आप लोग हो ना, वही हमारा ट्रस्ट है। सो मेरे ख्याल से वो पॉइंट बहुत बड़ी चीज़ है ये, वो ट्रस्ट गेन कर लिया है लोगों के बीच हम लोगों ने। तो नाम इसके बाद लेबल कुछ भी चेंज होता रहे, हमारा काम हमारा ट्रस्ट है और लोगों को पता है कि ये जहाँ कहीं रहेंगे अच्छा काम ही करेंगे। जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो अच्छे कॉलेजेस में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स कॉलेज से पास आउट होकर अभी अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जब हमें मिलते हैं, जब मैं कभी बाहर जाता हूँ, कहीं घूमने जाता हूँ, तब मिलते हैं, या कोई मिलने आता है, तो एवरी टाइम आई मीट माई स्टूडेंट आई ऑलवेज फील प्राउड एंड दैट रिमाइंड्स मी कि मैं इस प्रोफेशन में क्यों आया। क्योंकि इफ़ हम चारों में से हमने अगर डिसाइड किया होता तो हम किसी और फील्ड में भी जा सकते थे, वहाँ पे भी अच्छा काम करते एंड वी वुडंट फेस एनी प्रॉब्लम्स। लेकिन इस फील्ड में आने का एक प्राइमरी मोटिवेशन हमारे लिए ये था कि बच्चों को पढ़ाने के बाद उनके करियर में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है और उससे जो रिकग्निशन हमें उनसे मिलता है, तो वही हमारे लिए एक मतलब मोटिवेशन का काम करता है। और जब भी बच्चे मुझे मिलते हैं ना, कोई भी मुझे अगर स्टूडेंट मिलता है, तो आई ऑलवेज फील कि कुछ थोड़ा कंट्रीब्यूशन जो मैंने इसके लाइफ में दिया है, दैट मेक्स मी फील प्राउड एवरी टाइम। हर टीचर के लिए वही प्राउड मोमेंट होता है जब उसका जो स्टूडेंट है वो सक्सेसफुल होता है। और जितने भी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स अभी तक बने हैं, वही हमारा प्राउड है। और वो जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है। कभी कभी ऐसे होता है कुछ बच्चों का रिजल्ट नहीं आता, बट ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं कि यार सर ने तो सब किया है, इन्होंने सब दिया है, बट ठीक है हमारा बच्चा हो सकता है कुछ कमी उसमें होगी, या वो कम पड़ गया होगा कुछ पढ़ाई में, फिर भी वो फिर से वही ट्रस्ट लेके हमारे पास आते हैं। एंड दैट इज आवर प्राउड कि हम हमेशा अच्छा ही कर रहे, ये हमें बताता है कि हम बच्चों से कभी धोखा नहीं करते। वो जितने भी प्रॉब्लम आते हैं हम कोशिश करते हैं हमेशा कि वो सॉल्व हो और वो बच्चा सक्सेसफुल हो। और इसमें सच में स्टूडेंट और पेरेंट दोनों का भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। सो द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर आवर ट्रस्ट एंड दैट इज आवर मोटिवेशन, दैट इज आवर प्राउड। तो यहाँ मुझे कुछ फैमिलीज याद आई सर। एक फुलझड़ के सर की फैमिली, दूसरी जाकिर सर की फैमिली, यस यस, तीसरी अपने जलगांव वाले हाँ अग्रवाल फैमिली, सर की, और एक है ताड़ोले, डॉक्टर तड़ोले सर। कुछ फैमिलीज है मैडम जिनके 2-3 अग्रवाल फैमिली के 8 बच्चे साकार से पढ़ के आज डॉक्टर बने। 8 भाई का बच्चा, मतलब फैमिली जॉइंट फैमिली बहन का उनकी, बेटा बेटी, ये तो 8। डॉक्टर जाकिर शेख, डॉक्टर जाकिर नहीं बराबर, हाँ डॉक्टर जाकिर शेख, तो उनके 4 बच्चे मेरे पास थे और चारों के चारों डॉक्टर हैं। तो ये फीलिंग बहुत प्राउड फील करो, मतलब ये जो है ना कि फैमिलीज आज साकार में आके उनके बच्चे इंजीनियर्स बन रहे, डॉक्टर्स बन रहे, और जब उनका फ़ोन आता है कभी भी, तो वो जैसे सर ने बोला, वो चीज़ हमें रियलाइज़ करवाती है कि हाँ मैं जहाँ हूँ मैं सही काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और मुझे ये करते रहना चाहिए। नहीं तो किसी भी प्रोफेशन में 15 साल एक ही चीज़ करके कोई भी इंसान बोर हो सकता है। जैसे लोग पूछते भी है हमें कि सर 15 साल से वही न्यूटन्स लॉज पढ़ा रहे हो आप, बोर नहीं होता क्या? हर साल में 10 बैचेस है, मतलब 10 साल में 100 बार तो आपने एक ही चैप्टर पढ़ा है, उसमें नया क्या है? तो नया है हर बार बच्चा नया है, उसके लिए उसका सपना पहली बार है ना, तो वो पूरा करने में जो मजा हमें आता है वो चीज हमें ड्राइव करती है कि नहीं इस साल भी
हमें बेस्ट देना है, दैट्स इट। काफी इंस्पायरिंग था ये। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी मैं। नीट और जेई की प्रिपरेशन जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस आप लोग क्या देना चाहेंगे? मेरे तरफ से एडवाइस एक ही है, जैसे आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, वो सिलेबस आपको एवरी डे एक रूटीन में कंसिस्टेंटली 2 साल के लिए सारे डिस्ट्रैक्शंस को बंद करके जब तक आप उसको फॉलो नहीं करते तब तक रिजल्ट आना इम्पॉसिबल है। फिर से एक बार, एग्जाम बहुत सिंपल है, आपको बस जैसे महाजन सर ने बोला, बस रोज जो क्लास में पढ़ा रहे वो घर पे जाके पढ़ना है, और आप जो पढ़ चुके उसका डेली रिवीजन देना है। तो आपको जब तक कंसिस्टेंसी आपके लाइफ में नहीं आएगी तब तक एग्जाम सीईटी क्यों ना हो, बोर्ड्स क्यों ना हो, उसमें टॉप करना इम्पॉसिबल है। मैं थोड़ा सा 11-12 के पीछे जाऊंगा। 8-9-10 से अवेयरनेस सबसे पहले पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में क्रिएट करना चाहिए। जिस किसी को इस लंबे रेस की तैयारी करनी है वो ना जल्दी शुरुआत करे, ये मेरा सजेशन रहेगा। 11-12 में आने के बाद है ना, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, बच्चों को कोप अप करने के लिए पहले 2-3-4-5-6 महीने लग जाते हैं। तो अगर ये बच्चा 8-9-10 से स्टडी करता है, अभी आपके पास सपोर्टिव टूल्स बहुत सारे हैं कि आप बुक्स लेके ऑनलाइन कैसे भी पढ़ सकते हो, फाउंडेशंस की क्लासेस होते हैं उसमें पढ़ सकते हो। लेकिन अगर अर्ली स्टार्ट करते हैं ना तो इस जर्नी में आप फ्रेशर्स में रिजल्ट ला सकते हैं, ये मेरा सजेशन है। और जैसे कि सभी लोगों का यही बोलना है कि बेसिक्स बच्चों के अच्छे होने चाहिए, और बेसिक्स डेवलप होते हैं 8-9-10 में। तो मुझे लगता है बच्चों ने पहले से शुरुआत करनी है, फाउंडेशन। हाँ, तो वो करता है बच्चा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर रहता है। और पेरेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि 8-9-10 से आप कोचिंग्स के टच में रहो, या जो भी चीज़ें लगती है नीट जेईई के लिए, कंपटीशन तो बहुत सारी है, लेकिन मेरा बच्चा लगना चाहिए, इसलिए मेरे बच्चे का क्या बेस चाहिए, क्या प्रिपरेशन चाहिए, और थ्रू आउट दिस 4 to 5 ईयर्स क्या करना चाहिए। पेरेंट का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कोई यानी सर ने कहा भी कि ये जो ट्राइंगल है, स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट, इनका कोलैबोरेशन जब तक नहीं होता बच्चे का रिजल्ट बहुत बेहतरीन नहीं आता। और जितने पेरेंट्स ने ध्यान दिया है 11-12 में, कई पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने जॉब 1-2 साल के लिए लीव कर दिया, छोड़ दिया, पॉज ले लिया। ऐसे पेरेंट्स ने जब समय दिया ना तो उनके बच्चों के रिजल्ट बहुत बेहतरीन आए, यानी उनको जितना एक्सपेक्टेशन था उससे भी ज़्यादा। यानी कुछ पेरेंट्स तो ऐसे थे कि जो बच्चा जब खाना खा रहा है तो वो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं साइड में ताकि वो सुने। हाँ, तब उन्होंने ऑनलाइन का सहारा लिया नहीं। ये सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन आपके लिए सपोर्टिव टूल भी है और बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है, क्योंकि वहां पे कब स्टॉप होना है ये बच्चे को समझ में नहीं आता। बच्चा छोटा है अभी, उसके हाथ एक सेंस ऑफ पेरेंट्स ऐसा क्रिएट करते हैं कि वी आर टुगेदर इन दिस, यू आर नॉट अलोन। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है कि बच्चे को जब फील होगा ना मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। स्कोर आने के बाद कम स्कोर आ रहे हैं, अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे पेरेंट्स का काम ये नहीं है कि तू इतने देर बैठता है, इतना समय देता है तो क्यों नहीं मार्क्स आते। उल्टा काउंसलिंग होना चाहिए, उसका एम्पैथेटिकली डिस्कशन होना चाहिए कि बेटा ऐसा हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, और हम सर के पास जा सकते हैं क्या, सर से मिल सकते हैं क्या, या जो भी अवेयरनेस है। पेरेंट्स भी एक दूसरे के टच में रहते हैं तो उन्हें भी कई सारी चीज़ें समझ में आती है, तो पेरेंट्स का भी बड़ा रोल है इसमें। तो अवेयरनेस एक चीज़, और बच्चों को बीच में कहीं गिव अप करना नहीं है, आखिरी तक बस जैसे साकार की सिस्टम है, मैं हमेशा कहता हूँ कि सिस्टम को फॉलो करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बस डाउट्स पूछिए, एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपनी मतलब हेल्थ का ख्याल रखिए, दोनों भी, मेंटल हेल्थ भी आती है उसमें, क्योंकि जब तक हम माइंडली फ्री नहीं होते तब तक वो चीज़ें इजीली ग्रास्प नहीं कर सकते। और ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, बस आप करते रहिए। मेरा बच्चों के लिए यही एडवाइस होगा कि जस्ट डू द बेस्ट दैट यू कैन, और आपको अपनी लिमिट्स ब्रेक नहीं करनी है, लेकिन जहाँ तक आप अपनी लिमिट्स पुश कर सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो कि एंड ये मतलब समटाइम्स इवन यू डोंट नो व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ। तो आप मेहनत करो, कोशिश करो, पॉजिटिव आउटलुक रखो, और जितना बेस्ट आप अपनी तरफ से कर सकते हो उतना करो। दैट विल बी माय एडवाइस। तो आज की जनरेशन में स्पेशली हम देखते हैं मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और फ्रेंड्स बहुत बड़ा एक डिस्ट्रैक्शन बन गए हैं सारे बच्चों के लिए, और इवन एज अडल्ट्स हमारे लिए भी।
तो स्पेशली ऐसे बच्चे जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं लाइफ में, उनके लिए आपका क्या एडवाइस होगा और इस डिस्ट्रैक्शन को कैसे टैकल किया जाना चाहिए? तो आपके सवाल में ही एक हिंट है कि आप बच्चों को उनकी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो जब तक वो चीज़ बाकी चीज़ों से बड़ी नहीं रहती, मतलब मेरा एम, मेरे सपने, है ना, मेरा करियर, ये चीज़ जब तक मोबाइल फ़ोन्स, सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्ट फ्रेंड्स, इन चीज़ों से जब तक ये बड़े नहीं हो रहेंगे और जब तक वो उस चीज़ का रियलाइजेशन बच्चों को हर बार नहीं रहेगा कि मुझे करना क्या है लाइफ में, मतलब एवरी टाइम आई गेट अप, इवन टुडे, द फर्स्ट थिंग इन माई माइंड इज मुझे आज करना क्या है और मैं कर क्या रहा हूँ और मुझे कहाँ जाना है। और पूरे दिन में थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ टाइम्स मेरे दिमाग में वही रहता है, मुझे करना क्या है लाइफ में। और जब मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ, आधा घंटा हो गया मैं स्क्रोलिंग कर रहा हूँ, तो इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ कि नहीं यार मुझे ये तो नहीं करना है ना, तो ऑटोमेटिकली छूट जाती है। तो मैं यही कहूँगा, जिस बच्चे को ये रियलाइज़ हो जाता है उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि ये यूज़ मत कर। नो डाउट इट इज़ हार्मफुल, इट इज़ डेंजरस, बट जिस बच्चे को रियलाइज़ हो चुका है उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये मेरा मानना है। रियलाइज़ होने तक उसका काफ़ी सारा समय भी जाता है इनिशियल स्टेजेस में। करेक्ट। तो ये मैं हमेशा जब पेरेंट्स से कहता हूँ ना कि मोबाइल देने वाले कौन थे, पेरेंट्स ही तो थे। तो देने से पहले ही अगर हम अच्छा काउंसलिंग कराएं बच्चे का, तो हमें पता है ना कि कोई चीज़ बच्चे को हाथ में दी जाए तो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, ये मुझे पता है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट ये है कि आप देने से पहले एक बार उसको काउंसलिंग कराइए, ताकि बाद में काउंसलिंग करने की ज़रूरत ना पड़े डिस्ट्रैक्शंस रोकने के लिए। तो डिस्ट्रैक्शंस उसके हाथ में दीजिए ही मत। मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि फ्रेंड्स कैन बी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑल्सो, फ्रेंड्स कैन बी अ डिस्ट्रैक्शन ऑल्सो। इट डिपेंड्स कि आप फ्रेंड्स कैसे बनाते हो। तो जैसे मैं और सर हम बचपन से फ्रेंड्स हैं, तो वी ऑलवेज सपोर्टेड ईच अदर, आपस में डिस्कस करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। तो फ्रेंड्स ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको गलत रास्ते पे लेके जाए। तो संगत का असर जो तो ये बोलते हैं। संगत का असर होता है। लाइक ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे फ्रेंड्स अपने साथ रखना चाहते हो, आप आगे क्या करना चाहते हो। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा कि आपके फ्रेंड्स आपका सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होने चाहिए, आपका सोर्स ऑफ वीकनेस नहीं होना चाहिए। और रही बात मोबाइल और सोशल मीडिया का यूज़, तो ये मोबाइल को मैं एक दोधारी तलवार की तरह देखता हूँ। यू कैन यूज़ इट फॉर बेटर ऑल्सो, यू कैन यूज़ इट फॉर वर्स ऑल्सो, एंड देर इज़ नो क्लियर बाउंड्री लाइन। तो जब मैं स्मार्टफोन हाथ में लेता हूँ और जब मैं कोई किसी को, सपोज मुझे कोई टिकट बुक करना है, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो आई कैन डू दैट वेरी इजीली बाय यूजिंग स्मार्टफोन। तो मैं उसका सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अगर मैं उस पर रील्स देख रहा हूँ एंड आई एम लॉस्ट इन सोशल मीडिया, तो इट्स हार्मिंग मी, वो मेरा अटेंशन, मेरा टाइम ले रहा है। तो वो ट्रांजिशन होने में ज़्यादा देर नहीं लगता। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 1-2 साल के लिए सोशल मीडिया से, स्मार्टफोन से जितना वो दूरी बना के रखेंगे उनके लिए बेहतर होगा। स्टूडेंट्स जब हमारे साथ बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि सर मैं ऑनलाइन कुछ रिसोर्सेस देख रहा हूँ, उसकी हेल्प हो रही है। नो डाउट, मैं उसको डिनाई नहीं करता, इट्स हेल्पफुल, बट यू वोंट रियलाइज व्हेन इट स्टार्ट्स ईटिंग अवे योर टाइम, योर एफर्ट। तो There's a very thin line. there is a very thin line between the two. So rather than risking crossing that thin line, my advice is to stay away from it as much as possible. The precaution is better than cure. Precaution is better than cure, right? वो उनका भी एग्जांपल बोल सकते थे इसमें, उसने ऑनलाइन में करके 4 साल मतलब 660 हाँ, मतलब लेके आए। दोनों साइड में। कोई ऑनलाइन प्रिपरेशन, मतलब कोई ऑनलाइन में बच्चे जब लेक्चर्स वगैरह देखते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, तो उसमें पिटफॉल्स ये है कि यू डोंट नो वेयर यू स्टैंड। और आप जब लेक्चर्स वगैरह देखते हो तो आपको लगता है कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन असली पढ़ाई तो सेल्फ स्टडी में होती है ना। जब आप खुद पढ़ोगे, लिखोगे, जब आप लिखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, या आप खुद से रीड नहीं करोगे, खुद से सोचोगे नहीं, तो आपका थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप होगा। अगर आप रेडीमेड हर चीज़ ऑनलाइन ही देखते रहोगे तो आपको बस फील होगा जैसे
अगर मैं मेडिकल साइंस के सारे टर्म, सारा इंफॉर्मेशन अगर ऑनलाइन से निकालूँ और वो सारा रीड कर लूँ, तो मैं डॉक्टर तो नहीं बन जाऊंगा ना। सही डॉक्टर बात के लिए तो मुझे कॉलेज में जाना पड़ेगा, Correct. आई हैव टू डू प्रैक्टिस, मुझे सीखना पड़ेगा। सो इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फ़र्क है। ऑनलाइन यू गेट इंफॉर्मेशन, यू डोंट गेट नॉलेज। नॉलेज यू गेट फ्रॉम बुक्स, यू हैव टू टॉक टू पीपल, यू हैव टू लर्न फ्रॉम पीपल, यू हैव टू स्टडी। तो वो क्लियर कट डिस्टिंक्शन जब तक आप करोगे नहीं बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, तब तक आपको ये प्रॉब्लम आता रहेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए तो मैं यही कहता हूँ कि ऑलवेज फोकस ऑन द नॉलेज पार्ट rather देन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है You और can use it as a help, but you cannot depend on it. डिपेंड ऑन इट, राइट। तो द बेस्ट, जो सर ने बताया कि बेस्ट वे क्या है, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट, देयर इज नो हार्म इन इट। अगर आप मोबाइल से दूर ही रहते हो दो साल के लिए, और अगर आप बुक्स में ही ज़्यादा और ध्यान ऐसा लगा भी दो, नहीं है कि मोबाइल या इंटरनेट पे हमको वो चीज मिल जाए जो हमको बुक्स में नहीं नहीं मिलती। मिल हर एक सकते। चीज बुक्स होती में तो है। सारी चीज़ें ऑलरेडी है। डाउट आता है तो हमारे मेंटर्स है, टीचर्स है, Teachers available ऑलवेज है। रीच आउट टू देम। यस, इट शुड ऑलवेज बी द लास्ट ऑप्शन। मुझे इसमें पर्सनली ऐसे लगता है कि एक बार इसकी जो आदत लग जाती है वो जल्दी छूटती नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको एकदम से बंद करने की जगह पे हम उसका अगर ग्रेजुअली अगर उसको हम कम करते हैं तो एक हो सकता है। और दूसरी चीज़ है, जब आप लोग आपको लगता है अभी मोबाइल देखे या ऐसे कुछ लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर जाए, तो उस जगह पे आप आपकी जो हॉबी है, आपको जो पसंद है, वो भी उस वक्त कर सकते हो। उस हिसाब से मतलब उसको कम टाइम दिया तो ही वो जाने वाली हैबिट है। आपने जैसे हॉबीज का पार्ट बताया, सो दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन कि जब इतनी रिगरस प्रिपरेशन बच्चे करते हैं तो पढ़ाई के साथ रिलैक्सेशन और हॉबीज का बैलेंस बनाना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चा दिन भर भी पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि वही बुक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने, कभी कभी क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होते तो थोड़ा लगता है उनको यार गिव अप कर दें। बट जब हम कोई हमें जो पसंद चीज़ है वो करते हैं तो वी फील पॉजिटिव, और उस पॉजिटिवनेस के साथ अगर बैठेंगे पढ़ाई में तो अच्छा लगता है। जैसे मुझे पर्सनली मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो मैंने म्यूज़िक भी सुन लिया या कुछ गा लिया ऐसे, तो मुझे अच्छा लगता है। तो उसके बाद मज़ा आता है वो आगे वाली चीज़ करने में। तो थोड़ा अगर हम रुक गए, मान लो पढ़ाई में हमें लगता है, तो उस दौरान आप थोड़ी हॉबी आपकी कर लीजिए। जैसे हम में भी, जैसे पिचका सर टीटी बहुत खेलते हैं टेबल टेनिस, उनको बहुत अच्छा लगता है। हम दोनों को स्पेशली म्यूज़िक पसंद है, बिकॉज हम भी तो दिन भर के इसमें बोर हो जाते हैं ना, सुबह से शाम तक कोई। तो थोड़ा जो पसंद है उसको थोड़ा टाइम दे दो, ज़्यादा नहीं देना, फ्रेश रहने के लिए वो ज़रूरी टाइम है। बैलेंस बिटवीन द वर्क यू वांट टू डू एंड द वर्क यू लाइक टू डू। तो मैं स्टूडेंट्स को तो यही कहता हूँ कि आपकी जो भी हॉबी है आप डेफिनेटली उसको परस्यू करो, उसके लिए एक डेफिनेट टाइम अलॉट करो, और वो आपको फ्रेश रखेगा, आपको मोटिवेटेड रखेगा। और एक लेकिन बैलेंस रखो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम आपके हॉबीज़ में देने लग गए तो आपको पढ़ाई के लिए उतना टाइम रहेगा नहीं। तो क्योंकि फ्यूचर करियर पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको थोड़ा टाइम आपके करियर पे फोकस पढ़ाई पे देना ही पड़ेगा, और फिर बाकी का थोड़ा टाइम आपके पास बचता है तो आप डेफिनेटली हॉबी के लिए दीजिए। मैं ये सोचता हूँ कि जैसे अगर आपकी हॉबी आपके जो आपका अल्टीमेट गोल है उसमें उसके अगर सपोर्टिंग रोल में है तो इट्स ऑलवेज गुड सम टाइम आपको हॉबीज़ में देना चाहिए। पर्सनली मेरी हॉबी है कि मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो ओकेजनली मैं नॉवेल्स या नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ता हूँ। एक मोटिवेशनल कोट या इंस्पिरेशनल कोट अगर आप आपके एंड से सारे स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को देना चाहेंगे प्लीज। मुझे तो वही चीज़ें मोटिवेट करती है जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे खुद को एक्सप्रेस करने का चांस मिल रहा है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब 11th में एंटर किया और जेईई का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मुझे कौन सी चीज़ मोटिवेटेड रखती थी कि मुझे लाइफ में फ्रीडम मिलेगा, मुझे जैसे लाइफ जीनी है वो लाइफ जीने के लिए मुझे जो चाहिए वो इसी रास्ते से जाने वाला है। तो जब मुझे ये पता चल गया, ये सीक्रेट है कि मुझे जो भी चाहिए उसका रास्ता ये है, तो
दैट केप्ट मी मोटिवेटेड फॉर नेक्स्ट 2 years। और उसके बाद मैं जब कोचिंग में आया, और जब कोचिंग में आने के बाद मुझे समझा कि मैं अगर ये लाइन पे चलूंगा तो मुझे मेरी लाइफ के ये गोल्स क्लियर होने वाले हैं। तो इट वॉज लाइक अ सीक्रेट रिवीलिंग फॉर मी कि मैं अगर इतना कर लेता हूं तो मुझे फ्रीडम मिलने वाला है। तो कितनी अच्छी चीज है ना ये, कि बस इतना करना है और हो गया जैकपॉट। तो वो चीज मुझे मोटिवेटेड रखती है। तो स्टूडेंट्स के लिए बस रोज क्लास में जाना है, घर पे आके पढ़ना है, खत्म। मैं बच्चों को बोलता हूं स्टडी करना लाइफ की सबसे इजी थिंग है, क्योंकि उसमें कोई खोदना नहीं है, बराबर कुछ बोझा उठाना नहीं है, बस घर पे जाके किताब पढ़ना। इससे इजी चीज लाइफ में क्या हो सकती है? तो मुझे लगता है ये मोटिवेशन होना चाहिए बच्चों के लिए कि मुझे बस ये किताब पढ़ के मैं एक डॉक्टर बन सकता हूं, मैं ये किताब पढ़ के एक IIT कॉलेज में जा सकता हूं, जहां मुझे लाइफ के और अलग डायमेंशन पे मुझे लाइफ जीने का मजा मिलेगा। तो व्हाट कैन बी मोर मोटिवेटिंग लाइफ देन दिस? मुझे लगता है कि बस वो सीक्रेट जिसको पता चल जाता है वो लाइफ में कभी डिमोटिवेट हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसे लगता है कि जब आपके सपने आपके एक्सक्यूजेस से बड़े हो जाते हैं तो आप जीत जाते हो। Just do it. What you feel like, what you aim for, just do it. मैं यही कहूँगा। मुझे तो लगता है कि जिंदगी में हर जगह पे संघर्ष है, और ये आपका 11th-12th का जो संघर्ष है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। बस आपको इसमें आपको खुद नहीं जाना है अकेले, आपको हमें भी साथ लेके जाना है, आपके मेंटर्स को साथ में लेके जाना है, पेरेंट्स को साथ में लेके जाना है और उस मुकाम तक पहुंचना है। और एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके कोई ऑनलाइन कोर्सेज भी है या नहीं, और एडमिशन प्रोसेस जो है साकार का, तो उसके बारे में भी अगर आप थोड़ा बता देंगे। नॉर्मली साकार का एडमिशन प्रोसेस तो 10th के बाद जब 11th-12th के लिए बच्चे आते हैं तो 10th के जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं तो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए स्कॉलरशिप एग्ज़ाम भी हम लोग रखते हैं, या जो एंट्रेंस एग्ज़ाम साकार में एडमिशन लेने के लिए बच्चों के लिए होता है, तो वो अराउंड दिसंबर-जनवरी में होता है। एंड जो बच्चे 12th में आने के बाद साकार ज्वाइन, अगर उन्होंने दूसरा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है तो उनके लिए टेस्ट सीरीज होता है। तो उड़ान टेस्ट सीरीज, इन्फिनिटी टेस्ट सीरीज, जेई, नीट और CET के लिए, तो ये टेस्ट सीरीज के एडमिशन्स जनरली दिसंबर और जनवरी मंथ्स में स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो बच्चे इफ़ दे आर विशिंग टू गेट सक्सेसफुल दे कैन टेक एडमिशन्स ऑनलाइन। मैं आपसे और एक चीज़ ये जानना चाहूँगी कि जो बच्चे साकार में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उनको थोड़ा एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं? वैसे तो साकार काफ़ी वैरायटी ऑफ बच्चों को ट्रेन करता है, जैसे कि 8, 9, 10 फाउंडेशंस, 11, 12 रेगुलर बैचेस, नीट, JEE, और जो बच्चे ड्रॉपर्स बच्चे होते हैं उनके लिए रिपीटर्स बैचेस साकार के तो अवेलेबल है। तो यहाँ पे बच्चे एडमिशन्स ले सकते हैं। और साकार के 2 ब्रांचेस है अभी, उस्मानपुरा और सिडको छत्रपति संभाजी नगर में। और जो बच्चे अभी ऑफलाइन नहीं कर सकते उन बच्चों के लिए ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं।